चलिए आज हम बात करेंगे इस नए वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले मॉड्यूल अगले टॉपिक में के बारे में, दैट इज रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बात करनी है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? दैट इज रुकावट। रुकावट, अच्छा रुकावट। अच्छा, हम जो है सड़क पे चलते हैं, ठीक है, हम जो है सड़क पे चलते हैं, हमें ढेर सारे स्पीड ब्रेकर, ढेर सारे पिट होल्स यानी का ढेर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी स्पीड धीरे हो जाती है, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस मिल गया, हैवी रुकावट मिल गई, मतलब पूरी दीवाली खड़ी हो गई, तो वो बात अलग है। तो हम पार ही नहीं कर पाएंगे, स्पीड स्लो होने की बात दूर है, हम आगे ही नहीं मूव कर पाएंगे, तब तो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे हमें जो है गड्ढे मिलते हैं, हमें स्पीड ब्रेकर मिलते हैं जो कि हमारी स्पीड को धीमा कर देते हैं, ठीक है। ये रुकावट जो है इलेक्ट्रॉन को भी देखने को मिलती है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस है ना, ये इलेक्ट्रॉन को भी फेस करना पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपका मटेरियल में मूव करते हैं, कंडक्टर में मूव करते हैं, तो बेटा यही प्रॉब्लम, यही ऑब्स्ट्रक्शंस जो है ना, इलेक्ट्रॉन भी फेस करता है। यही अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी ऑब्स्ट्रक्शंस फेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, एक बार आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल, ठीक है सर। अच्छा, इसका कारण क्या होता है? कारण बबुआ ये रखा हुआ है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका कॉज होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का आपका कॉज होता है, बहुत सारे कॉज हैं। क्या? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर पे मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर पे मूव करेगा बबुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना कोलाइड होगा कुछ एटम से, आयन से, या कभी कभी कुछ इंप्योरिटीज होती है मटेरियल कंडक्टर, उनसे कॉलिजन करेगा। कॉलिजन से क्या होगा? उनकी स्पीड जीरो हो जाएगी, उनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही स्पीड में स्लो होना, डायरेक्शन में चेंज आना ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉलिजन बाय द एटम्स और द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब आपका जो मटेरियल है, एटम्स होंगे, वो एटम्स किस तरह से अरेंज है उस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। वो एटम्स किस तरह से अरेंज है उस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, नंबर 1। दूसरी बात कि यही एटम्स किस तरह से अरेंज है और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह है, ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे उन्हीं एटम से, या कुछ इंप्योरिटी होगी उसमें, या कुछ भी हो सकता है, उनसे कोलाइड करेंगे। यही कॉलिजन ही कारण है रेजिस्टेंस का। ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना भाई, फ्लो होने में दिक्कत हो रही है मुझे, मेरे सामने एक एटम आ जा रहा है, मेरे सामने अरेंजमेंट कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी अरेंजमेंट है ना, सीधी सपाट रोड होती, मैं भन्न से बढ़िया से स्पीड में चला जाता। अब कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी रोड है ना, तो या तो मेरे को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, मैं जाना सीधे चाहता हूं, मेरे को इधर ये गड्ढा, बीच में गड्ढा आ गया, मैं गड्ढे के साइड से ऐसे जाऊंगा, तो मेरे को थोड़ा सा ना स्पीड धीरे करके ऐसे मोड़ना पड़ेगा अपने आप को। तो बस वही वाला हाल है, एटम्स आड़े टेढ़े तरीके से अरेंज है, एटम्स जो है किसी भी तरीके से अरेंज है भाई, कोई भी मटेरियल एटम का बना हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे अरेंजमेंट है उसका, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेचारे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, इनको जो है ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हिंड्रेंस फेस करना पड़ रहा है। क्यों फेस करना पड़ रहा है? ये बेचारे कोलाइड कर जा रहे हैं उनसे, इनको अपनी डायरेक्शन चेंज कर देनी पड़ रही है, इनकी स्पीड स्लो हो जा रही है। यही कॉलिजन जो हो रहा है, यही ऑब्स्ट्रक्शन जो मिल रहा है, यही तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ठीक है। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। अच्छा, यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, ओम होती है। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल ओमेगा। ओमेगा सिंबल से हम ओम को डिनोट करते हैं, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स किस पे करता है। आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस अभी आपने पढ़ा होगा,
वो डिपेंड किस किस पे करता है, ठीक है। नंबर वन वो लेंथ ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नंबर 2 वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा मटेरियल के। नंबर 3 डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है। नंबर 4 इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। नाउ देखिए यहां पे रुके रहना, यहां पे बोर ना होना, ज्यादा बोरियत हो रही हो तो 1.5x की स्पीड लगा लो, ठीक है। लेकिन यहां बने रहना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब हम कह रहे हैं कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है देखिएगा, आप जब लेंथ बढ़ाओगे मटेरियल की आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा कैसे बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए ये L लेंथ है, ठीक। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को चल के आना है, थोड़ा सा मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी। अब इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चल के आना है, ठीक है। तो अब आप बताओ इस मटेरियल में ज्यादा चलना पड़ रहा है किसमें? सर इसमें ज्यादा चलना पड़ रहा है। तो जिसमें ज्यादा चलना पड़ रहा है उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉलिजन उसको मिलेंगे ना। जितना ज्यादा मूव करेगा, जितना लंबा चलेगा, उतना ज्यादा कॉलिजन भी तो फेस करेगा। तो जितना चलेगा उतना कॉलिजन फेस करेगा, दैट मीन्स उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इससे देखा गया कि आपका लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 1 रुके रहना। अब नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये पता नहीं क्या है क्रॉस सेक्शन क्या होता है। देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कोई भी एक मटेरियल है। अब मुझे थोड़ा ना पता ये स्क्वायर मटेरियल है, सर्कल मटेरियल है, मुझे नहीं पता, मैंने तो डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अच्छा देखने से तो लग रहा है रेक्टेंगुलर मटेरियल है, पर नहीं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे काट दिया, चाकू से ऐसे काट दिया, काट के इसके ऐसे 2 हिस्से कर दिए। तो मान लो ये ऐसे दिख रहा है, ये मटेरियल जो है इसके जब 2 हिस्से किए तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका था क्रॉस सेक्शन। आपने काटा तो आपका क्रॉस सेक्शन क्या दिखा सर? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखा। तो यही होता है आपका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया इसे ही कहते हैं बबुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया इसे कहते हैं। किसी भी चीज को काट दो तो आपका जो फेस है वो किस शेप का दिख रहा है, जिस भी शेप का आपका फेस होगा वो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, वही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। अच्छा चलिए कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मटेरियल डिपेंड कर रहा है देखिएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि एक ये मटेरियल है, एक ये दूसरा ये मटेरियल है, अब दोनों का क्रॉस सेक्शन काट दिया सर, इसका काटा इसका काटा। सर इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ये मिला, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ये मिला। सर नंबर 2 वाला जो आपने डायग्राम बनाया है उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज्यादा है, ठीक, ज्यादा है। इसका मतलब इसको यहां से यहां कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कॉलिजन कम तय करने कम इसको मिलेंगे, रेजिस्टेंस कम हो गया। यहां से यहां में इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, कॉलिजन ज्यादा फेस करने को मिलेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा इसको फेस करने को मिला। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ा दो या घटा दो, रेजिस्टेंस इज अकॉर्डिंग सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर 3 नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ द एटम। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एटम्स जिस तरह से अरेंज है, आपकी रोड कैसी है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। एक सपाट रोड है बढ़िया सी, ठीक है ना, उस पर आप बढ़िया से मूव करोगे, आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। एक रोड है इधर घंटा उधर घंटा, आपको 10 जगह तो जो है गड्ढे से बचते बचाते निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द रोड पे भी आपको आपका जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक। कैसी रोड है, मटेरियल कैसा है, अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट कैसा है। जैसा अरेंजमेंट अगर बहुत ही बढ़िया सा एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है तो उसको इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कॉलिजन फेस करने को नहीं मिलेंगे, तो शायद आपका रेजिस्टेंस ज्यादा ना मिले उसको, ठीक है। तो इसी का वाइस वर्सा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द एटम इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, थोड़ी देर पहले रिवर्स कर लेना, ठीक है, पीछे जाके, ठीक है। तीसरा होता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए कंडक्टर्स की हम बात करते हैं, कंडक्टर्स के केस में आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस increases with increase in temperature and vice versa, decreases with decrease in temperature। पर अगर थोड़ा सा आपका बुद्धि ज्यादा चलेगी तो आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस में आता है, ठीक है। उसमें जो है ये चीज थोड़ा सा फॉलो नहीं होती। उसमें जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस कभी कभार डिक्रीज करने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से,
उसकी बात हम नहीं करेंगे, 12वीं में करेंगे, 12th क्लास में। अभी फिलहाल इतना जान लो, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर घटाने पे। इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो ये 4 चीजों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हमारा टर्म आया रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे हम कहते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अच्छा, ये आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब चलिए इसको थोड़ा साथ लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने क्या देखा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट आपका रो सिंबल से डिनोट होता है और इसको कहते हैं इस सिंबल को कहते हैं सिंबल कॉल्ड एज रो, ठीक। रो करके हम इसको बुलाते हैं और ये आपका क्या होता है, ये सिंबल ही आपका होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, यूनिट कैसे निकालें? अच्छा, यूनिट निकालने का बड़ा एक अच्छा तरीका है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालिए, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला बना दो, A इंटू आर अपॉन एल, A इंटू आर अपॉन एल। बेटा A की यूनिट क्या है सर, मीटर स्क्वायर, R की यूनिट क्या है सर, ओम, ओमेगा, L की यूनिट क्या है सर, मीटर, मीटर से ये कैंसिल तो ये आया ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विच इज नथिंग बट द नेचर ऑफ द मटेरियल। किस तरह का एटम का अरेंजमेंट है, वही एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म है, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है भैया, ये भी हो गया। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखियो, ठीक। चलिए ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की एक बार आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा, मैथमेटिकल टर्म टू एक्सप्रेस अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, दिमाग लगाना, और नेचर ऑफ द मटेरियल। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। कितना रेजिस्टेंस एक यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मटेरियल ऑफर कर सकता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द रेजिस्टिविटी। ठीक है। रेजिस्टिविटी रोड कैसी है, रेजिस्टेंस कितने गड्ढे हैं रोड में। फिर से रेजिस्टिविटी रोड कैसी है, कच्ची रोड है, पक्की रोड है, डामर वाली रोड है, बालू वाली रोड है, ईंटे की रोड है, ब्लॉक्स की रोड है, और रेजिस्टेंस की कितने गड्ढे हैं रोड में, यही तो डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी नेचर है मटेरियल का, मटेरियल कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, रोड कैसी है, और रेजिस्टेंस कितने गड्ढे हमें मिल रहे हैं। समझ गए, नोट डाउन करिए, यूनिट एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओम मीटर कैसे आए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं रेजिस्टेंस पे। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट्स इट्स न्यू रेजिस्टेंस। एक आपका वायर है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब वो वायर का मान लो ओरिजिनल लेंथ रहा होगा लेट्स से कैपिटल एल, यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, और उसके पास रेजिस्टेंस कितना है सर, 5 ओम का है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या किया, उसका ओरिजिनल लेंथ का ट्वाइस मैंने उसका ओरिजिनल लेंथ का ट्वाइस मैंने उसको ड्रॉन कर दिया। ड्रॉन मतलब खींच दिया, लंबा खींच दिया, एल एंड एल। तो अब नई लेंथ क्या हो गई सर, नई लेंथ आपकी L2 हो गई 3L, नई लेंथ क्या हो गई 2L प्लस L, ट्वाइस खींचा है ना ओरिजिनल लेंथ का, तो 3L हो गई। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा अब, क्योंकि भैया लेंथ बढ़ा दी तो पक्का रेजिस्टेंस आपका बढ़ा ही होगा। तो कितना बढ़ा होगा देखते हैं। पहले 5 ओम था, याद रखिएगा, लेंथ आपने ट्वाइस, ओरिजिनल लेंथ की ट्वाइस आपने बढ़ा दी है। ठीक, मान लीजिए शुरुआत में एरिया A था, बाद में तो एरिया हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लेंथ चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि एरिया वैसे रहेगा, भाई खींचोगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन पतला नहीं होगा, थिकनेस कम नहीं हो जाएगी, तो एरिया भी चेंज होता है। उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई, लेकिन उसके लिए थोड़ा जुगाड़ करते हैं। अब देखिए, हमें पता है एरिया
चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। अरे तुम लेंथ बढ़ा दो, एरिया कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना स्पेस बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी जो है कितना मटेरियल ऑक्यूपाई कर रहा है एक रीजन में, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, भले एरिया लेंथ तुम कितना चेंज करते हो, लेकिन जितने मटेरियल का बना है वो वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो पाएगा ना। ठीक है, वो मटेरियल उतना का उतना ही तो रहेगा। मटेरियल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल तो उतना का उतना रहेगा ना। तो देखो, मतलब अब वॉल्यूम ऑफ द वायर लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, देन वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ। ठीक, एरिया क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन लेंथ। अब हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी निकाला ही होता है, रो एल बाई ए। ए की जगह क्या लिख सकते हो? वी बाई एल लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं। एल ऊपर चला गया, एल स्क्वायर हो गया सर। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मटेरियल तो वही है ना, उसी मटेरियल को तो खींचा है, तो रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी। वॉल्यूम खींच लो, कुछ भी कर लो, वॉल्यूम मटेरियल तो उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम इतना है, तो मतलब रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम आपके कांस्टेंट है, लेंथ चेंज हो रही है। जिससे क्या पता चला? रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, इसी से, क्योंकि भैया ये कांस्टेंट है ना, तो हम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लिख सकते हैं सर, लिख लिया। इसी से हम क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो के आपका क्या आया? आर अपॉन एल स्क्वायर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिएगा ध्यान से, R1 अपॉन L1 का स्क्वायर बराबर, मतलब ये रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यानी R1 अपॉन L1 स्क्वायर, उसके बाद R2 अपॉन L2 स्क्वायर। जब आपने लेंथ खींच दी तो नया R2 आया, दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है। यहीं से तो अभी निकाला, तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखी, R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर। ये आ गया आपका। वैल्यूज पुट करिए, R1 इधर ले जाइए, R1 था 5, 3L का होल स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटेगा, 3 3 9, 9 5 45 ओम। देखिए पहले 5 था, फिर 45 ओम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया लेंथ बढ़ाने से। चलिए ध्यान से इसको नोट डाउन कर लिएगा। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।